So now we are starting the new topic, which is your capacitance. So write down the heading capacitance. टॉपिक का नाम है आपका कैपेसिटेंस. सो इसको समझना पहले, तो आज पूरा इंट्रोडक्शन चलेगा इसका, है ना. कैपेसिटेंस होता क्या है? तो देखिए, हमारे लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो होता है एनर्जी. क्योंकि दुनिया का हर एक पार्टिकल का अगर बात करें तो सब कुछ किस पे काम करता है? एनर्जी. अगर सभी का एनर्जी जीरो हो जाता है तो सब कुछ ठप हो जाएगा, आपका स्टॉप हो जाएगा. तो उसके बिना अपना वर्ल्ड नहीं चलेगा. तो अगर दुनिया चल रही है तो वो केवल और केवल किसके कारण चल रही है? एनर्जी के कारण चल रही है. और एनर्जी अपने यूनिवर्स के अंदर, अपने एटमॉस्फेयर में बहुत लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है. तो क्या एनर्जी का होना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? तो और क्या इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाए? देखिए, एनर्जी अपने लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एनर्जी का स्टोरेज. एनर्जी का स्टोरेज. अगर आपके पास में स्टोर्ड एनर्जी नहीं है तो फिर आप लोगों के लिए समस्याएं डेवलप हो सकती हैं. अब सिंपल सा अगर इसका एग्जांपल लें अपन, तो अपन को अगर पानी पीना है तो पानी अपने पास में बहुत लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है. ठीक है. अब वो जो पानी अवेलेबल है अपने पास में, अपन को जब पानी पीना है तो अपन कुआं खोदने नहीं बैठते हैं. अपने पास जो स्टोर्ड वाटर होता है उसको लेते हैं और अपन उसको यूज कर रहे हैं. तो आप कल्पना कीजिए, अगर अपने पास वो स्टोर्ड वाटर नहीं होता तो उस समय आपकी स्थिति क्या होती? क्या आपका वर्क हो पाता उस टाइम पे? अगर हीट की बात करें तो हीट लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है एटमॉस्फेयर के अंदर. पर जब हमें खाना पकाना होता है तो अपन लोग सिलेंडर की तरफ भागते हैं, गैस की तरफ भागते हैं. तो वो क्या स्टोर्ड एनर्जी ही तो है आपका. तो जितना इंपॉर्टेंट आपका एनर्जी होता है उससे कई गुना ज्यादा आज के लिए, उससे कई गुना ज्यादा उसका स्टोरेज बन जाता है. समझ आ रहा है ये कि नहीं आ रहा? जय. चलो, तो एनर्जी के स्टोरेज के बारे में ये टॉपिक पूरा का पूरा उससे रिलेटेड है कि एनर्जी को कैसे स्टोर किया जाता है. अब एनर्जी की बात करें तो एनर्जी हमारे नेचर में बहुत अलग अलग टाइप का पाया जाता है. हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, उसके बाद में देखा जाए तो केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल का ही पार्ट है. और इलेक्ट्रिक एनर्जी बात कर सकते हैं अपन. इस टॉपिक के अंदर अपन केवल और केवल इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होती है. तो अब आप लोगों ने एक वो टॉपिक आपने वो देखा होगा, आपका जो डीएसएलआर कैमरा होता है उसके अंदर जब उसको फोटो क्लिक करना होता है हमको, तब उसके अंदर फ्लैश लाइट ऑन होता है. वो फ्लैश लाइट को चलने के लिए बहुत ज्यादा करंट का रिक्वायरमेंट होता है, और उतना करंट जो होता है वो आपका सेल प्रोवाइड नहीं कर पाता. सेल इसलिए प्रोवाइड नहीं कर पाता क्योंकि सेल का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है. तो जितना लार्ज करंट चाहिए होता है हमको, उतना लार्ज करंट वो सेल से जनरेट नहीं कर पाता. तो उसके लिए अपन ने उसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है जिसको अपन लोग कैपेसिटर बोलते हैं. वो कैपेसिटर क्या करेगा? उस सेल से एनर्जी को रिसीव करेगा, पहले खुद को चार्ज करेगा, और जब हमको वर्क करना होगा तो कैपेसिटर से अपन को जितनी मात्रा में और जितनी ज्यादा स्पीड से एनर्जी चाहिए हम उसके अकॉर्डिंग वहां से अपन खींच सकते हैं. तो क्या करेगा? सेल पहले कैपेसिटर को एनर्जी देगा और कैपेसिटर आगे जाके कैमरा को एनर्जी प्रोवाइड करता है. तो दिस वाज द यूज ऑफ कैपेसिटर. सो बात करें कैपेसिटर की, बात करें तो कैपेसिटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया अपन ने जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है. सो व्हाट इज कैपेसिटर? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अच्छा, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और इसमें क्या हो सकता है? तो ध्यान रखना, कैपेसिटर केवल और केवल एनर्जी स्टोर करना ही हमारा वो एम नहीं होना चाहिए. उसके साथ ये होना चाहिए कि अगर आपने एनर्जी को स्टोर किया है तो आपको जिस पेस से, जिस रेट से वापस चाहिए वहां से ले भी सकते हो. नहीं तो खाली आप स्टोर करे जा रहे हो और आपको जब जरूरत है तो आप उसके अकॉर्डिंग, बैंक अकाउंट होता है आपका, आप उसके अंदर सेविंग अकाउंट में खाली पैसे ही डाल रहे हो, और किसी दिन आपको अगर लार्ज अमाउंट में पैसे की जरूरत पड़ी, आपके पास उस अकाउंट में फुल बहुत सारा पैसा है, लेकिन अगर आपको एक साथ पेमेंट की जरूरत पड़ी और बैंक वाले बोलते नहीं आप यहां से लिमिट है आपका, वहां से नहीं निकाल पाओगे, फिर बाद में वो पैसा आपके काम का नहीं है. तो हमारे पास स्टोरेज ऐसा होना चाहिए कि अपन मर्जी चाहे उतना स्टोर कर सकें, और जिस समय जरूरत हो तो उस समय अपन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपन वहां से खींच के निकाल भी सकें वापस. अगर अपन अपने हिसाब से निकाल नहीं पा रहे हैं तो फिर बाद में वो स्टोरेज काम का नहीं है अपना. यही प्रोसेस है अपना. तो कैपेसिटर भी एक इसी प्रकार का डिवाइस बनाया अपन ने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, और मेरे को जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी वापस चाहिए उस रेट से मैं वहां से वापस भी ले सकता हूं. सो राइट डाउन द हेडिंग कैपेसिटर इज
capacitor is an instrument or device which stores electric energy in the form of compressed charges, and it can be received back at a very fast pace. So capacitor क्या है? Capacitor is a type of device which will store electric energy in the form of compressed charges, and that energy can be received back at a very fast pace. Pace का मतलब यहाँ पे क्या है? स्पीड. ठीक है, तो कैपेसिटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है, और जब हमें जरूरत होती है तो हम जितनी स्पीड से हमको चाहिए होता है उतनी स्पीड से उस एनर्जी को वापस रिसीव भी कर सकते हैं. तो ये जो भी इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, ये क्या कहलाता है? आपका कैपेसिटर कहलाता है. अब देखिए इधर, कैपेसिटर की अगर बात करें तो कैपेसिटर अपने ऊपर एनर्जी जब स्टोर करता है तो किस रूप में करता है? कंप्रेस्ड चार्जेस. यानी अगर मुझे कैपेसिटर को चार्ज करना है, यानी कैपेसिटर को अगर मुझे एनर्जी देनी है, तो मैं उसको क्या प्रोवाइड करूंगा? चार्जेस. क्या प्रोवाइड करेंगे अपन? अच्छा, किसी ऑब्जेक्ट को अगर चार्ज करना है तो अपने पास कितने मेथड्स हैं चार्जिंग के? देयर आर 3 मेथड्स. कितने मेथड्स हैं? 3. पहला बाय रबिंग, दूसरा बाय कंडक्शन, और तीसरा बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. 3 प्रोसेस हैं, और इन तीनों प्रोसेस में अगर सबसे सिंपल बोला जाए तो रबिंग. रबिंग इज द सिंपलेस्ट प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एनी ऑब्जेक्ट. चार्जिंग वाला टॉपिक अपन ने पढ़ा था, उसके अंदर ये बताया था कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर चार्ज देना है तो बिना इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर किए किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना पॉसिबल नहीं होगा. यानी वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का फिजिकल मूवमेंट होता है. बिना इलेक्ट्रॉन के फिजिकल मूवमेंट के हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज नहीं कर सकते. और अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज दिया है तो वो चार्ज वहां पे हमेशा कंप्रेस्ड फॉर्म में रहता है. किस फॉर्म में रहता है? कंप्रेस्ड. आप देखिए कैसे कंप्रेस्ड फॉर्म में है. मान लीजिए ये आपका एक कैपेसिटर है, ये क्या दे रखा आपको? एक कैपेसिटर है. मैं इसको रब कर रहा हूं तो मैं इसको चार्ज प्रोवाइड कर रहा हूं. क्या प्रोवाइड कर रहे हैं अपन इसको? चार्ज. ये इस प्रकार से. क्या ये चार्जेस अंडर टेंशन नहीं है? आप खुद देख के बताइए. इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन है. ये सारे दूर दूर होना चाहते हैं लेकिन दूर हो नहीं पा रहे, इसलिए ये अंडर टेंशन है. दीज आर अंडर कंप्रेशन, दीज आर अंडर कंप्रेशन. अब देखिए ये कैपेसिटर था, यहां से मैंने एक वायर निकाला और यहां पे मैंने क्या लगा दिया? एक बल्ब लगा दिया. फिर यहां से इस प्रकार से यहां पे क्या दे दिया मैंने? एक स्विच. अब ये और यहां से मैंने इसको अर्थिंग कर रखी है. इसकी क्या कर रखी है अपन ने? यहां पे अर्थिंग, यानी ग्राउंडिंग कर रखी है. जहां वोल्टेज कितना है आपका? 0. अब देखिए इधर, जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा, ये चार्जेस तो ऑलरेडी दूर जाना चाहते थे क्योंकि ये कंप्रेशन में थे, ये मूव करना चाहते रिपल्शन के कारण. इनको रास्ता नहीं मिल रहा था, मैंने यहां पे एक रास्ता बना दिया, वायर जोड़ दिया इसको. तो ये यहां से अगर जैसे स्विच ऑन करूंगा इसको कनेक्शन मिल जाएगा. ये चार्जेस इसके अंदर चलना शुरू हो जाएंगे वायर के अंदर रिपल्शन के कारण. जैसे ही ये चार्ज चलेंगे यहाँ पे क्या एस्टेब्लिश हो जाएगी? करंट. और हमको यहाँ पे ये बल्ब जलता हुआ दिखता है, तो हमने बोला कि यहाँ पे हमको क्या मिल गई? इलेक्ट्रिक एनर्जी. क्या मिल गई हमको? इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल गई. आई बात समझ में? जैसे जैसे ये चार्जेस बाहर निकलते जाएंगे इसका एनर्जी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा. जिस समय इसके सारे चार्जेस खत्म हो जाएंगे उस समय ये एनर्जी भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, और आपका बल्ब जलना बंद हो जाएगा. तो दिस इज इलेक्ट्रिक एनर्जी ओनली ना. ये इलेक्ट्रिक एनर्जी मुझे कहां से मिली? अगर यहाँ पे ये कंप्रेस्ड चार्जेस नहीं होते तो क्या यहाँ ये इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती हमको? यानी कहीं ना कहीं कैपेसिटर के ऊपर जब अपन एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी किस रूप में होती है? चार्जेस के रूप में होती है. और ये सारे के सारे चार्जेस अंडर टेंशन, अंडर कंप्रेशन होते हैं. आई बात समझ में? पक्का? ये डायग्राम बनाओ फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसके अंदर. और अब सिंपल सा इसके अंदर एक नोट लिखना कि एवरी कंडक्टर, क्या लिखेंगे नोट में अपन? एवरी कंडक्टर इज अ कैपेसिटर. एवरी कंडक्टर इज अ कैपेसिटर.
हर एक कंडक्टर आपका क्या बन सकता है? कैपेसिटर बन सकता है। देखिए इधर, अब हर एक कंडक्टर क्या बन सकता है? आपका कैपेसिटर। हमारे घरों में जनरली कंडक्टर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। कंडक्टर कौन होता है? नॉर्मल मेटल आपका। तो हमारे घरों में जनरली कंडक्टर अपन को मिल जाते हैं, यानी कंडक्टर ही अपन का क्या है? कैपेसिटर है। कैपेसिटर क्या काम करता है? कैपेसिटर जो होता है वो क्या काम करता है? एनर्जी स्टोर करता है। हम कितना एनर्जी स्टोर करना चाहेंगे? अगर अपने पास में बैंक अकाउंट है तो हम उस बैंक में कितना पैसा जमा करना चाहेंगे? बहुत ज्यादा। और अपनी कोशिश क्या रहे? इनफाइनाइट, जो कभी खत्म ही ना, पीढ़ियों तक चलता रहे, ऐसा ही कुछ मामला करना चाहेंगे। लेकिन क्या हम कर पाते हैं? नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारी अपनी सीमाएं हैं, हमारे अपने लिमिटेशंस हैं। उन लिमिटेशंस के कारण ये प्रॉब्लम आता है। तो हमारे घरों में कंडक्टर मिल जाता है, यानी हमारे घरों में जनरली क्या मिल जाता है? कैपेसिटर मिल जाता है। इस कैपेसिटर में मुझे क्या करना है? एनर्जी स्टोर करनी है। एनर्जी स्टोर करने का मतलब क्या है? चार्ज स्टोर करना है। और चार्जिंग का सिंपल प्रोसेस क्या है? रबिंग, यानी मैं ऑब्जेक्ट को, उसको कंडक्टर को रब कर करके मैं उसके ऊपर चार्ज स्टोर कर सकता हूं। क्या मैं किसी कंडक्टर पे इनफाइनाइट चार्ज स्टोर कर पाऊंगा? तो देखिए नहीं कर पाते। उसका कारण क्या होता है उसको देखिए। ये मान लीजिए आपका एक कंडक्टर है और इसके ऊपर मैंने ये चार्जेस दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं मैंने? यहां पे चार्जेस। इसके चारों तरफ एयर है। सराउंडिंग में क्या है? यहां पे एयर। कौन है इसके सराउंडिंग? सराउंडिंग में कौन दे रखा है आपको? एयर। टेल मी, एयर इज इंसुलेटर और कंडक्टर? इट इज एन इंसुलेटर। एंड इफ वी टॉक अबाउट द इंसुलेटर, देन इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ द मोशन ऑफ चार्जेस थ्रू देम। उनके अंदर चार्जेस का मोशन अलाउड नहीं होता, बट कंडक्टर्स में होता है। हमने एयर ले रखा है तो एयर के अंदर चार्जेस का मोशन अलाउड नहीं। अब देखिए इधर, मान लीजिए कि इसके ऊपर हमने जो चार्ज है वो दे रखा है 1000। कितना चार्ज दे रखा है इसके ऊपर अपन ने? 1000। यहां पे मैंने एक एयर का पार्टिकल माना हुआ है जिसके बीच में ये न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या कर रहा है? घूम रहा है। ये एयर का पार्टिकल माना हुआ है मैंने। ठीक है, ऐसे एयर के बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे यहां पे। अब देखिए इधर, यहां पे ये वाला पॉजिटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है या नहीं लगा रहा है? क्योंकि ये प्लस है और ये क्या है आपका? माइनस है। तो ये कैपेसिटर का जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस एयर के मॉलिक्यूल पे क्या लगा रहा है? फोर्स। लेकिन एयर के मॉलिक्यूल पे ये जो न्यूक्लियस है ये भी क्या लगा रहा है आपका? फोर्स। शुरुआत में क्या होता है कि ये जो चार्जेस होते हैं ये क्या जनरेट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसके ऊपर लगने वाला अगर फोर्स की बात करें, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? Q इंटू ई। क्या फॉर्मूला आता है? Q इंटू ई। और E की बात करें तो एक शेल का अपन ने पढ़ा है K Q स्क्वायर, सॉरी K Q अपॉन R स्क्वायर। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। यही तो बात है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे, फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड करता है चार्ज पे। इसका चार्ज शुरुआत में कम है मान लो, तो ये वाला जो फोर्स है न्यूक्लियस के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है ये स्ट्रॉन्ग है। तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं करता है। हम चार्ज बढ़ा रहे हैं, हम इसके ऊपर क्या बढ़ा रहे हैं? चार्ज। एक टाइम आता है जहां पे चार्ज कितना हो जाता है आपका? 1000। उस समय फोर्स बाय न्यूक्लियस इज इक्वल टू फोर्स बाय क्या बन जाता है? कैपेसिटर। किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जैसे ही मैं चार्ज को बढ़ाता हूं, और चार्ज को बढ़ा के मैं क्या कर देता हूं? 1001। क्या कर देता हूं? 1001। जैसे ही ये चार्ज 1001 होता है, हम देखते हैं कैपेसिटर का फोर्स न्यूक्लियस के फोर्स से क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग। जैसे ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा फोर्स, ये न्यूक्लियस, ये जो इलेक्ट्रॉन था एयर का, ये चल के किसके पास चला जाएगा? उसके पास। इसने इसको छोड़ दिया। जैसे ही इसको छोड़ेगा ये किस में कन्वर्ट हो गया? पॉजिटिव ऑब्जेक्ट बन गया ये। अच्छा, इसको अगर इसका नेगेटिव वापस मिल गया तो ये जो चार्ज था 1001, इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा मुझे? 1, क्योंकि इसको इसका इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया। बताइए इसका नेट चार्ज फिर से क्या हो गया? मैंने इधर से इसको एक चार्ज और दे दिया वापस से रब करके। जैसे ही एक चार्ज वापस दिया, अच्छा यहां पे क्या हो जाएगा? FC किसके बराबर हो जाएगा? FN के बराबर हो जाएगा। फिर से मैंने इसके अंदर एक चार्ज और ऐड कर दिया, 1000 प्लस 1 कर दिया मैंने, तो ये कितना हो गया? 1001। जैसे ही 1001 होगा, FC किसके बराबर बड़ा हो जाएगा? न्यूक्लियस वाले फोर्स से। इस बार इसने इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। तो बताओ अब ये चार्ज कैसा हो चुका है?
पॉजिटिव, और इसको वापस इसका मिल गया, यानी कि 1001 में से क्या माइनस करना पड़ेगा मुझे, फिर से क्या बन गया ये, और इस समय Fc किसके बराबर होता है, आपने यहां से एक और चार्ज दे दिया, यहां से आपने क्या कर दिया, एक और चार्ज दिया, जैसे एक और चार्ज दिया 1000 के अंदर +1 हो गया, ये 1001 हो जाता है, और जैसे ही 1001 होता है Fc किससे बड़ा हो जाता है आपका, Fn से, कैपेसिटर का फोर्स बड़ा हो गया, इसने इस बार इसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया यहां से, तो ये कैसा हो गया आपका प्लस, और इसको वापस क्या मिल गया, इसका माइनस, चार्ज वापस से 1000। इससे मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि 1000 के बाद जो भी चार्ज दे रहा हूं उसके कारण क्या हो रहा है, इस एयर का एक इलेक्ट्रॉन टूटता है और उस कैपेसिटर के पास पहुंच जाता है, जिसके कारण चार्ज वापस क्या बन जाता है 1000। फिर से मैंने चार्ज दिया, फिर से इलेक्ट्रॉन टूट के गया, फिर से चार्ज कितना बन गया 1000। क्या मैं इस 1000 से ज्यादा चार्ज दे पाऊंगा इस कैपेसिटर को, क्योंकि 1000 के बाद जो भी चार्ज देता हूं वो टूट के हमको कहां दिखता है, मैं चार्ज देखिए पॉजिटिव दे किसको रहा हूं, इसको, लेकिन वो चार्जेस मेरे को दिख कर रहे हैं एयर के अंदर, यानी एयर जो पहले तक चार्जेस को रोक के रख रहा था, अब एयर का इंसुलेशन ब्रेक हो गया है, एयर का इंसुलेशन ब्रेक हो गया है, अब एयर के अंदर भी हमको चार्जेस दिखने स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मैं जो भी चार्ज कैपेसिटर को दे रहा हूं वो सारे के सारे चार्ज लीक होके कहां जा रहे हैं, पहले चार्जेस लीक हो रहे थे क्या एयर के अंदर, नहीं हो रहे थे, अब चार्जेस एयर के अंदर लीक हो रहे हैं, यानी कि एयर का इंसुलेशन ब्रेक हो गया है। अब ये सारा का सारा खेल किसका था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है तो इंसुलेशन टूट जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 1000 के बराबर रहता है तो सारा नॉर्मल केस रहता है। तो ये जो 1000 वाले चार्ज पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसको एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंसुलेटर का प्रॉपर्टी होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसका प्रॉपर्टी होता है, ये ध्यान रखना, आपका बोर्ड के लिए हो सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाए कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर या एलॉय। सो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर, कंडक्टर का प्रॉपर्टी नहीं होता है, ठीक है। सो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इट इज दैट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विच इंसुलेटर विल विथस्टैंड बिफोर इट्स ब्रेकडाउन। जब तक इंसुलेशन का ब्रेकडाउन होगा तब तक वो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को रोक के रखता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो यहां पे अपन लोग डेफिनेशन में लिखेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हेडिंग लगाएंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। लिखें इसके बारे में, इट इज दैट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड which an insulator can withstand before breakdown of its insulation। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, इट इज दैट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विच एन इंसुलेटर कैन विथस्टैंड बिफोर इट्स ब्रेकडाउन ऑफ इट्स इंसुलेशन। इंसुलेटर का इंसुलेशन का ब्रेकडाउन होगा उससे पहले तक वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रिक फील्ड को रोक के रखता है, वो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। और ध्यान रखना पिछले साल बोर्ड के अंदर ये पूछा था, डिफाइन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, क्या पूछा था आपसे, डिफाइन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। सो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ पिछली बार, ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे आपको ये याद रखना है नोट कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर कितना होता है आपका 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। अब देखिए यहां से क्या पूछा जा सकता है आपसे, ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। डाइलेक्ट्रिक एयर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होता है, 10⁶। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये पावर्स होते हैं आपके। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, 10⁶। ये थ्री को याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट कौन है आपका, ये है 10⁶।
डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसका प्रॉपर्टी होता है? तो लिख दीजिए इसको, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसका प्रॉपर्टी होता है? आपका इंसुलेटर का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो अब ये इतना सारा पढ़ने के बाद में हमारा नॉलेज कहता है कि हम किसी चार्ज के ऊपर, सॉरी किसी कैपेसिटर के ऊपर इनफाइनाइट चार्ज स्टोर नहीं कर पाएंगे। उसका एक लिमिट होता है, हम वहां तक ही स्टोर कर पाते हैं और उसके बाद अगर चार्ज को बढ़ाते हैं तो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जो भी सराउंडिंग इंसुलेटिंग मीडियम होता है, उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टूट जाता है, जिसके कारण चार्जेस और एटमॉस्फेयर में या उस सराउंडिंग मीडियम में लीकेज होना स्टार्ट हो सकता है। यानी यहां से हमको यह पता चल रहा है कि मैं किसी भी कंडक्टर के ऊपर या किसी कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज स्टोर करूंगा वो आसपास का मीडियम डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? आसपास का मीडियम। अगर मैं यहां पे ऐसा कोई मीडियम ले आता हूं, देखो इधर, अगर मैं यहां पे कोई ऐसा मीडियम ले आता हूं जिसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना हो जाए 10 की पावर 7, तो मैं और ज्यादा चार्ज दे सकता हूं। क्या दे सकता हूं? अच्छा, थ्योरेटिकली सोचिए, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकली सोचिए इसको कि अगर मैं इस कैपेसिटर को वैक्यूम के अंदर रख दूं, किसके अंदर रख दें इसको? वैक्यूम। क्या वैक्यूम के अंदर यहां पे कोई मीडियम होता है? तो मैं इनफाइनाइट चार्ज दे सकता हूं, क्योंकि ब्रेकडाउन किसका होगा वहां पे? किसी का ब्रेकडाउन नहीं होगा, और किसी का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो इसका मतलब उस केस में मैं कितना चार्ज दे सकता हूं? इसको इनफाइनाइट चार्ज दे सकता हूं। तो क्या मैं किसी कैपेसिटर को इनफाइनाइट चार्ज दे सकता हूं? तो प्रैक्टिकली तो नहीं दे सकते, लेकिन बातों ही बातों में यानी थ्योरेटिकल फॉर्म में अपन इसको दे सकते हैं। और वो कब देंगे? जब उस कैपेसिटर को किसमें रखा जाएगा? वैक्यूम के अंदर, क्योंकि उसकी चारों तरफ कौन नहीं होता? कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं होता जिससे उसका ब्रेकडाउन नहीं होता। आई बात समझ में? पक्का? यानी एक बात साफ हो गई यहां से कि कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होता है, यानी चार्ज स्टोर करने की क्षमता होती है, वो उसके आसपास के मीडियम पे डिपेंड करती है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो अगला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस। क्या अपना टॉपिक जो आ रहा है अब वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस। अब देखिए, अभी अभी अपन ने ये स्टडी किया इसके अंदर कि कैपेसिटेंस जो होता है वो सराउंडिंग मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? सराउंडिंग मीडियम पे। अब ये जो कैपेसिटेंस सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करता है, उसके लिए अपन फैक्टर्स लिखेंगे पहले एक बार, और उसके बाद इन एक एक फैक्टर को स्टडी करेंगे। तो ये मेजरली 3 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर, इसका जो पहला फैक्टर है वो फैक्टर लिखिए इसके अंदर, सराउंडिंग मीडियम। पहला फैक्टर कौन है इसका? सराउंडिंग मीडियम। सेकेंड, ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर। और तीसरा जो फैक्टर आता है, कंडक्टर प्रेजेंट इन विसिनिटी ऑफ कैपेसिटर। ये 3 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपका कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। पहला क्या है? सराउंडिंग मीडियम। अभी अभी इसको एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर आप कोई ऐसा मीडियम ले आते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो उस केस में आपका जो कैपेसिटर होगा उसका कैपेसिटेंस बढ़ सकता है। दूसरा क्या स्टडी करेंगे अपन? ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री के अंदर मैं साइज और शेप दोनों की बात कर रहा हूं, साइज एंड शेप। मैं इसके अंदर दोनों की बात कर रहा हूं यहां पे कि कैपेसिटर के साइज पे और उसके शेप पे भी आपका कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, यानी उसके ऊपर आप कितना चार्ज स्टोर कर पाओगे, वो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी डिपेंड करती है। तीसरा जो केस आता है, कंडक्टर प्रेजेंट इन द विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब है यहाँ पे रेंज, उसके आसपास में, उसकी रेंज के अंदर कोई कंडक्टर है या नहीं है। केवल कंडक्टर का प्रेजेंस ही कैपेसिटर की कैपेसिटी को इफेक्ट कर जाता है। आई बात समझ में? तो ये 3 फैक्टर है। पहला फैक्टर हम लोग स्टडी कर चुके हैं, और ये 2 फैक्टर जो है वो आगे वाले जो लेक्चर्स होंगे, अपने आगे वाले जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उनके अंदर एक एक करके क्लियर करेंगे। ठीक है, नाउ राइट डाउन कैपेसिटेंस। नाउ राइट डाउन कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को कैपिटल सी से लिखा जाता है, स्मॉल सी यूज मत कर देना। कैपेसिटेंस को किससे लिखा जाएगा? कैपिटल सी से लिखा जाता है कैपेसिटेंस। अब देखिए इधर,
हमारा जो पिछला टॉपिक्स पढ़े हैं अपन ने, उसके अंदर अपन ने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। एक शेल का जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, यही होता है। और अगर मैं सरफेस की बात करूं तो सरफेस पे कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। मान लीजिए इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर, तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा, यानी सॉरी इसका जो पोटेंशियल होगा, इसका जो पोटेंशियल होगा वो टोटली किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे, कि इसके सरफेस पे कितना चार्ज है। जैसे जैसे इसके सरफेस पे चार्ज बढ़ाता जाऊंगा, जैसे जैसे इसके सरफेस पे चार्ज बढ़ाता जाऊंगा, उस वैसे वैसे इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। सरफेस का चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। और अभी अभी सरफेस के चार्ज के बारे में अपन ने पढ़ा है कि किसी कंडक्टर के सरफेस पे जो चार्ज होता है, स्टोर करते हैं, उसको उसका कैपेसिटेंस बोलते हैं। जिसके ऊपर ज्यादा चार्ज स्टोर कर पा रहे हैं उसका कैपेसिटी ज्यादा है, और जिसके ऊपर कम चार्ज स्टोर होगा उसका कैपेसिटी कम होगा। यानी कुल मिला के इसका जो कैपेसिटी होता है वो किस पे डिपेंड करता है, यानी Q इज प्रोपोर्शनल टू V, Q इज प्रोपोर्शनल टू V। मैं Q बढ़ाऊंगा साथ साथ कौन बढ़ेगा, आपका V बढ़ता जाता है। यानी हम यहां से लिख सकते हैं कि Q इज प्रोपोर्शनल टू V। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, आपका वोल्टेज होगा। तो Q इज इक्वल टू क्या लगेगा, यहाँ पे प्रोपोर्शन हटेगा तो क्या लग जाएगा आपका, एक कांस्टेंट, और यहां जो कांस्टेंट लगता है उसको लिखा है C। तो फॉर्मूला क्या बन गया, Q इज इक्वल टू CV। फॉर्मूला क्या बन गया आपका, Q इज इक्वल टू CV। तो बताइए यहाँ पे C क्या चीज है, तो C को बोला जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। C को क्या बोला गया है यहाँ पे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इसको अपन लोगों ने एक नाम दिया, और वो नाम दे रखा है कैपेसिटेंस। क्या नाम दे रखा है आपको, कैपेसिटेंस। तो बताइए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। यहां से थोड़ा कंफ्यूजन वाला बात है, उसको समझना। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आया, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। और स्टूडेंट जनरली यहाँ पे ये गलत कर बैठता है, जब उसको पूछा जाता है कि कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो उसको फट करके ये फॉर्मूला याद आता है कि सर C इज इक्वल टू Q अपॉन V, यानी कैपेसिटेंस Q पे डिपेंड करता है और कैपेसिटेंस वोल्टेज पे डिपेंड करता है। ये गलत हो गया, कैपेसिटेंस इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है। अरे Q जो है वो कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी कैपेसिटर के ऊपर आप कितना चार्ज स्टोर करोगे वो उसके कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा। कोई टैंक है पानी का, उस टैंक के अंदर आप कितना पानी स्टोर कर पाओगे वो तो टैंक का कैपेसिटी डिसाइड करेगा ना, कि पानी डिसाइड करेगा टैंक का कैपेसिटी कितना है, टैंक डिसाइड करेगा पानी का वो कितना स्टोर कर पाएगा। तो यहाँ पे C Q पे डिपेंड नहीं करता है, C जो होता है वो V पे डिपेंड नहीं करता है। C किस पे डिपेंड करता है सर, मीडियम पे, ज्योमेट्री पे, और पास में कोई कंडक्टर तो नहीं है उस पे। तो इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है, इसको ध्यान रखना, स्पेशल केस है ये इसके अंदर। तो C का फॉर्मूला क्या हो गया, Q अपॉन V होता है। अच्छा, और देखिए इसका ऐसा यूनिट, इसका क्या लिखना है हमको, ऐसा यूनिट, और इसका ऐसा यूनिट होता है फैराड। ठीक है, कैपिटल F से लिखा जाएगा। किससे लिखा जाएगा, कैपिटल F से लिखा जाता है। तो ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड। लेकिन ये फैराड यूज नहीं होता, फैराड आपका यूज नहीं होता है, क्योंकि एक फैराड जो होता है बहुत बड़ा यूनिट होता है। इतना बड़ा यूनिट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, इसलिए अपन ने इसके छोटे यूनिट बना रखे हैं, और उन छोटे यूनिट्स के अंदर हम लोग माइक्रो फैराड यूज करते हैं, मिली फैराड यूज करते हैं, और पिको फैराड यूज करते हैं। ये तीन जनरली यूज होते हैं, माइक्रो, मिली और पिको फैराड। माइक्रो का मतलब 10 टू पावर -6, मिली का मतलब 10 टू पावर -3, और पिको फैराड 10 टू पावर -12 होता है। ठीक है, लिख देते हैं इसके अंदर साथ साथ में। एक तो होता है मिली फैराड यानी इंटू 10 टू पावर -3 फैराड, माइक्रो फैराड इंटू 10 टू पावर -6 फैराड, और एक होता है पिको फैराड इंटू 10 की पावर -12 फैराड। अगर मुझे कैपेसिटेंस का डेफिनेशन लिखना है अब, तो कैपेसिटेंस का डेफिनेशन क्या होगा उसको देखिए। C इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है आपका, Q अपॉन V। इफ V इज इक्वल टू क्या कर दिया अपन ने, 1। यहां पे भी समझने वाली बात है, इसको समझना थोड़ा। व्हाट इज दिस V, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल। सो इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो इधर, ये कौन सा पोटेंशियल है उसके बारे में समझना। ये एक कैपेसिटर है मान लीजिए आपका,
इसके ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं है, तो इसका कैपेसिटी कितना है? 0। मैं इसके ऊपर एक चार्ज दे देता हूं, मैं इसके ऊपर क्या देता हूं? आपका चार्ज, और वो चार्ज कितना दे दिया मैंने? Q। इस Q चार्ज को जब दूंगा तो बताइए इसका वोल्टेज, जब चार्ज 0 है तो वोल्टेज भी कितना होगा? 0, क्योंकि V का फॉर्मूला होता है आपका K Q/R। अगर Q 0 है तो V भी कितना होगा? 0। तो वोल्टेज पहले इसका, इस केस में V कितना था आपका? 0। मैंने इसको चार्ज दिया तो नाउ कैपेसिटी इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या उस केस में V इज इक्वल टू 0 होगा? तो वो भी नॉट इक्वल टू 0। तो बताइए वोल्टेज बढ़ा या नहीं बढ़ा? तो दिस इज राइज इन वोल्टेज, दिस इज द राइज इन चार्ज देने पर। ये जो C इज इक्वल टू Q/V फॉर्मूला आता है, इसके अंदर जो ये V है ये नेट वोल्टेज नहीं है, दिस इज द चेंज इन वोल्टेज, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आया क्या चीज है? ये पोटेंशियल डिफरेंस है। मान लीजिए कि एक कैपेसिटर था, उसका चार्ज 3 कूलम है और उस समय उसका पोटेंशियल जो है वो 4 वोल्ट है। मैंने उसका चार्ज कुछ बढ़ा दिया और वोल्टेज बढ़ के, मान लीजिए एक कैपेसिटर है जिसके ऊपर चार्ज दे रखा है 3 कूलम और उसका पोटेंशियल आ रहा है 4 वोल्ट। मैंने उसका चार्ज बढ़ाया तो बताइए वोल्टेज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा साथ साथ में। तो मैंने वोल्टेज को 1 वोल्ट से बढ़ाया, वोल्टेज कितना बढ़ाऊंगा मैं? 1 वोल्ट से। तो 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए मुझे इधर चार्ज बढ़ाना पड़ेगा नहीं बढ़ाना पड़ेगा? तो किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटी अगर आपको पता करना है तो आप वोल्टेज को कितना बढ़ाइए, तो उसके अंदर जो चार्ज दे रहे हैं वो उसका कैपेसिटेंस बन जाएगा, वो उसका क्या बन जाएगा? कैपेसिटेंस। तो इफ Q इज इक्वल टू, मैं क्या कितना लिख दूं? 1 वोल्ट। तो उस केस में अगर बात करें तो C किसके बराबर हो जाएगा? देन C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? Q। वही कैपेसिटेंस कहलाएगा। ठीक है, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q। अब देखिए डेफिनेशन कैसे लिख रहे हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ capacitor is equal to the charge given to any capacitor so that its potential increases by 1 volt। देखिए कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर इज इक्वल टू द चार्ज गिवन टू एनी कैपेसिटर सो दैट इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस बाय 1 वोल्ट। किसी भी कैपेसिटर के वोल्टेज को अगर मुझे 1 वोल्ट से बढ़ाना है तो उसके अंदर उसे चार्ज देना पड़ेगा, और जो भी चार्ज उस 1 वोल्ट बढ़ाने में लगेगा वही चार्ज उसका कैपेसिटी बन जाएगा, वही चार्ज उसका क्या बन जाएगा? कैपेसिटी बन जाता है। तो आप लिखिए ये कैपेसिटेंस के बारे में। और अगला जो टॉपिक आएगा वो कैपेसिटेंस का अपन डेरिवेशन पढ़ेंगे।